केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार सितंबर में महंगाई भत्ते डीए में 3% की वृद्धि की घोषणा कर सकती है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए 50% है और इस वृद्धि के बाद यह 53% तक पहुंच सकता है। ये वृद्धि जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। हालांकि सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए और डीआर बकाया को जारी करने की संभावना नहीं जताई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी चुनाव से पहले एक बड़ी संवैधानिक संकट का सामना कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिससे उनकी चुनावी संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं। पार्टी के भीतर भी असंतोष बढ़ रहा है, जिससे उनकी स्थिति और भी कमजोर हो गई है। क्या सैनी इस संकट से उबर पाएंगे या यह उनकी राजनीतिक यात्रा का अंत है? प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूर्व हरियाणा मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और ईमार एमजीएफ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। हुड्डा ने इस मामले से किसी भी प्रकार के संबंध से इनकार किया है, इसे एक पुराना मामला बताया है। ईडी ने गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गांवों में स्थित 400 एकड़ की अचल संपत्तियों को जब्त किया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में गूगल ने यूपीआई सर्कल, ई रूपी और क्लिक पे क्यूआर जैसी नई सुविधाओं की घोषणा की। यूपीआई सर्कल के जरिए यूजर्स अपने परिवार और दोस्तों को बिना बैंक खाता लिंक किए पेमेंट्स करने की अनुमति दे सकते हैं। यह फीचर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया है। भारत ने अपनी दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया है। यह पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत का उन्नत संस्करण है और इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में कमीशन किया गया। आईएनएस अरिघाट का निर्माण उन्नत डिजाइन और निर्माण तकनीक का उपयोग करके किया गया है और यह 15 मिसाइलों से लैस है, जिनकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर है। केरल में सत्तारूढ़ एलडीएफ ने सीपीआईएम विधायक एम मुकेश का समर्थन किया है, जिन पर बलात्कार का मामला दर्ज है। एलडीएफ संयोजक ईपी जयराजन ने कहा कि कांग्रेस के 2 विधायकों एम विंसेंट और एल्डहोस कुन्नापिली पर भी यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जयराजन ने कहा कि कानून सभी विधायकों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता मुकुल संगमा को मेघालय विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति टीएमसी के स्पीकर थॉमस ए संगमा को औपचारिक अनुरोध के बाद हुई। रॉनी वी लिंगडो को विपक्ष का मुख्य सचेतक बनाया गया है। टीएमसी के पास 60 सदस्यीय विधानसभा में 5 सीटें हैं, जो इसे सबसे बड़ा विपक्षी दल बनाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने की घटना पर गहरा खेद व्यक्त किया और मराठा योद्धा के अनुयायियों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज उनके आराध्य देव हैं और इस घटना से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में 76,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले वधावन पोर्ट का शिलान्यास किया। यह पोर्ट भारत के सबसे बड़े डीप वाटर पोर्ट्स में से एक होगा, जो देश के व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने डिजिटल साक्षरता,
और साइबर धोखाधड़ी पर ध्यान देने की बात कही। रिलायंस इंडस्ट्रीज एलटीडी ने अपनी 47वीं वार्षिक आम बैठक में कई महत्वपूर्ण तकनीक की घोषणाएं की। चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो एआई क्लाउड और जियो फोन कॉल एआई जैसी नई तकनीकों का अनावरण किया। जियो एआई क्लाउड से यूजर्स को 100 GB तक मुफ्त क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। इसके अलावा जियो टीवी ओएस और जियो ब्रेन जैसी सेवाएं भी पेश की गईं, जो यूजर्स को एक बेहतर और पर्सनलाइज्ड अनुभव प्रदान करेंगी। ये घोषणाएं रिलायंस को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SIBI) ने द्वितीयक बाजार में ट्रेडिंग के लिए यूपीआई आधारित ब्लॉक मैकेनिज्म को अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है। यह प्रणाली, जो पहले आईपीओ के लिए लागू की गई थी, निवेशकों को अपने बैंक खातों में धनराशि को ब्लॉक करने की अनुमति देती है, जिससे उन्हें ट्रेडिंग के लिए अग्रिम रूप से धनराशि स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होती। टीवीएस मोटर कंपनी ने अपने सबसे अधिक बिकने वाले स्कूटर जुपिटर 110 का नया संस्करण लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 73,700 रुपये एक्स शोरूम नई दिल्ली है। यह लॉन्च कंपनी की बाजार हिस्सेदारी को पुनः प्राप्त करने की रणनीति का हिस्सा है, जो वर्तमान में 22% है, जबकि पिछले साल यह 23.5% थी। टीवीएस जुपिटर, जो 110 सीसी और 125 सीसी दोनों वेरिएंट में उपलब्ध है, भारत का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला स्कूटर है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रेड कैप ब्लैक डीडीज टिप्पणी पर कड़ा जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों के पास विकास की सोच नहीं है, वही इस तरह की बातें करते हैं। अखिलेश ने कहा कि लाल टोपी गरीबों और किसानों की पहचान है। इस राजनीतिक बयानबाजी ने राज्य की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। YouTube ने चैनल शेयरिंग को और भी आसान बनाने के लिए QR कोड फीचर पेश किया है। इस फीचर के जरिए उपयोगकर्ता अपने चैनल का QR कोड जनरेट कर सकते हैं, जिसे अन्य लोग अपने डिवाइस के कैमरे से स्कैन करके चैनल पर पहुंच सकते हैं। QR कोड को चैनल पेज पर 3 डॉट मेन्यू में जाकर शेयर और फिर QR कोड विकल्प पर टैप करके पाया जा सकता है। गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में चक्रवात असना के विकसित होने की संभावना है, जिसके चलते भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यह चक्रवात अगस्त में अरब सागर में बनने वाला पहला चक्रवात होगा, जो 1976 के बाद से पहली बार हो रहा है। IMD ने बताया कि यह गहरा अवसाद पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ेगा और कच्छ और पाकिस्तान के तटों के पास उत्तर पूर्वी अरब सागर में उभर सकता है। गौतम अडानी और उनके परिवार ने 2024 की हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उनकी संपत्ति 11,06,000 करोड़ रुपए है, जिससे उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। पिछले एक साल में अडानी की संपत्ति में 95% की वृद्धि हुई है। भारत में अरबपतियों की संख्या अब 334 हो गई है, जो पिछले साल की तुलना में 29% अधिक है। यह वृद्धि भारत को एशिया का नया धन सृजन इंजन बना रही है। गुजरात के कच्छ तट के पास चक्रवात असना के विकसित होने के कारण राज्य में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि यह गहरा अवसाद चक्रवात में बदल गया है और यह अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। इस चक्रवात के कारण पिछले 4 दिनों में गुजरात में 26 लोगों की जान चली गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ प्री पोल गठबंधन को चुनौतीपूर्ण बताया।
उन्होंने कहा कि इस गठबंधन के लिए एनसी को कई सीटों की कुर्बानी देनी पड़ी, जहां उनकी जीत की संभावना थी। अब्दुल्ला ने बीजेपी को हराने के लिए इस गठबंधन को जरूरी बताया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा बलों ने एक ही दिन में 3 अलग-अलग मुठभेड़ों में 3 आतंकियों को मार गिराया। पहली मुठभेड़ माछिल में हुई, जहां सेना, बीएसएफ और जेएंडके पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों के बाद कार्रवाई की। दूसरी मुठभेड़ तंगधार में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए हुई। तीसरी मुठभेड़ राजौरी के लाठी इलाके में हुई, जहां आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर तलाशी अभियान चलाया गया। भारत की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का दूसरा चरण जोधपुर, राजस्थान में 30 अगस्त से 14 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ग्रीस, बांग्लादेश, सिंगापुर और यूएई सहित 10 देशों की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र अब पैन कार्ड आवेदन के लिए मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जारी किया जाता है। इस कदम का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पैन कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ने में मदद करना है, जिससे उनकी पहचान को सही तरीके से प्रमाणित किया जा सके। दिल्ली हाई कोर्ट ने डीपफेक तकनीक के बढ़ते खतरे को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार से इस पर नियंत्रण के लिए कदम उठाने की अपील की है। कोर्ट ने कहा कि यह समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी चिंता का विषय है। कुछ देशों ने इस पर कानून बनाए हैं और भारत को भी इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। कोर्ट ने केंद्र को इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए समय दिया है, ताकि डीपफेक के दुष्प्रभावों को रोका जा सके। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ WFI प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले को खारिज करने की याचिका को अस्वीकार कर दिया है। सिंह पर 6 महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं, जिनमें से 5 के मामले में अदालत ने आरोप तय किए हैं। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मई 2023 में उनके खिलाफ FIR दर्ज की थी। भारतीय रेलवे ने आगामी त्योहारों जैसे दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 40 विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। ये विशेष ट्रेनें रीवा रानी कमलापति रीवा, रानी कमलापति दानापुर रानी कमलापति और जबलपुर दानापुर जबलपुर के बीच चलाई जाएंगी। इनमें से रीवा रानी कमलापति रीवा सुपरफास्ट विशेष ट्रेन 12 ट्रिप्स करेगी। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली यात्री उड़ान अप्रैल 2025 में उड़ान भरेगी, जबकि परीक्षण उड़ानें दिसंबर 2024 में शुरू होने की उम्मीद है। यह हवाई अड्डा, जो एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक बनने की ओर अग्रसर है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। हवाई अड्डे का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति कर रहा है, जिसमें रनवे, यात्री टर्मिनल और नियंत्रण टावर शामिल हैं। हवाई अड्डे के संचालन के लिए आवश्यक लाइसेंस के लिए पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्टूबर में इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन SCO के प्रमुखों की बैठक के लिए आमंत्रित किया है। यह बैठक 15 से 16 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के चलते मोदी के इस बैठक में शामिल होने की संभावना कम है। भारत की ओर से एक मंत्री को प्रतिनिधि के रूप में भेजा जा सकता है। SCO का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच वित्तीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग को बढ़ावा देना है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रही, जो कि सरकार के खर्च में कमी के कारण अपेक्षित थी। इसके बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का टैग बनाए रखेगा। मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर को 2024 के लिए 7.2% और 2025 के लिए 7% रहने की संभावना है, 6.6% तक बढ़ा दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के साथ बिना रुकावट के संवाद का युग समाप्त हो चुका है। दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कार्रवाइयों के परिणाम होते हैं और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का मुद्दा अब समाप्त हो चुका है। जयशंकर ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के समर्थन पर भी कड़ा रुख अपनाया और कहा कि भारत इस समस्या को नजरअंदाज नहीं करेगा। महाराष्ट्र सरकार रियल एस्टेट डेवलपर्स की उस मांग पर विचार कर सकती है जिसमें संपत्ति पंजीकरण पर स्टैंप ड्यूटी में और अधिक छूट देने की बात कही गई है। यह कदम राज्य में आवासीय बिक्री को बढ़ावा देने के लिए उठाया जा सकता है। महाराष्ट्र के आवास मंत्री अतुल सावे ने मुंबई में आयोजित नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नारेडको के तीसरे संस्करण में इस बात का संकेत दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार महिलाओं की सुरक्षा पर भाषण दिए हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ जैसे नारों से सामाजिक बदलाव नहीं आएगा। खड़गे ने यह भी कहा कि हर घंटे 43 महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज होते हैं, जो बेहद चिंताजनक है। जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों और संदिग्ध आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई। यह मुठभेड़ बुढ़ल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत लाठी क्षेत्र में हुई, जब सुरक्षा बलों ने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर प्रातःकालीन घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। इस घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तलाशी अभियान जारी है। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि आयुर्वेदिक होल सिस्टम AWS रूमेटाइड आर्थराइटिस RA के प्रबंधन में प्रभावी हो सकता है। यह अध्ययन द जर्नल ऑफ आयुर्वेदा में प्रकाशित हुआ है एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन में प्रकाशित हुआ है, जिसमें AWS के उपयोग से RA के लक्षणों में कमी और मरीजों में चयापचय के सामान्यीकरण की दिशा में बदलाव देखा गया है। भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने शुक्रवार को नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचकर निवेशकों को उत्साहित किया। एशियाई बाजारों में मजबूती और विदेशी फंड के ताजा प्रवाह ने इस बुलिश रैली को समर्थन दिया। सेंसेक्स 502.42 अंक बढ़कर 62,637.03 पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 99.60 अंक की बढ़त के साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री से सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को 6,000 प्रति क्विंटल तक बढ़ाने की मांग की है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने पर जोर देते हुए उन्होंने सरकार से त्वरित हस्तक्षेप की अपील की है। बढ़ती लागत और कम आय के चलते किसानों की परेशानी पर चिंता व्यक्त की गई है। इस मुद्दे पर जल्द निर्णय लेने की आवश्यकता है ताकि किसानों को राहत मिल सके। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर कुमारी सैलजा ने कहा कि कई दावेदार हैं, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान का होगा।
सेल्जा ने अपनी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी जताई, लेकिन कहा कि यह निर्णय हाईकमान पर निर्भर करेगा। पार्टी में भूपिंदर सिंह हुडा, दीपेंदर हुडा और रणदीप सुरजेवाला जैसे वरिष्ठ नेता भी इस दौड़ में शामिल हैं। हैदराबाद के शमशेरगंज में एसबीआई शाखा प्रबंधक और 3 अन्य को 175 करोड़ रुपए की साइबर धोखाधड़ी में गिरफ्तार किया गया है। इस धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड दुबई से संचालित हो रहा था, जिसने गरीब लोगों को बैंक खाते खोलने के लिए प्रेरित किया और इन खातों का उपयोग साइबर अपराध और हवाला लेन देन के लिए किया गया। पुलिस ने बताया कि इन खातों से मार्च और अप्रैल 2024 के बीच भारी लेन देन हुआ। इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।